हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि पिछला जो मेरा पार्ट है ऑर्गेनाइजिंग बिहेवियर का जो सीरीज 1 था वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ डाउट हो, कोई समझने में परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूँगा। देखो, पहले पार्ट में हमने ये देख लिया था कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता क्या है, क्यों हम इसकी स्टडी करते हैं। और साथ साथ हमने ये देख लिया था कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि उसके जो गोल्स थे, जिसमें टेक्निकल गोल्स हमने बात कर लिया था, ऑपरेशनल गोल जो बात कर लिया था, स्ट्रेटजिक गोल के बारे में बात कर लिया था, गोल्स वगैरह डिस्कस कर लिया था। साथ साथ हमने कुछ और भी पॉइंट्स को देख लिया था, जैसे कि उसके बेनिफिट क्या है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के। हमने बेनिफिट्स वगैरह को भी देख लिया था कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। एक डायग्राम के मीडियम से भी मैंने आपको समझा दिया था कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में कोई एम्प्लॉय काम करता है, ये सब करा दिया था। लेकिन अगर बाई चांस अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि सर क्या आप बता सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का नेचर क्या है, इस ये जो सब्जेक्ट इसका नेचर क्या है, तो सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके अंदर कौन लोग काम करेंगे, एम्प्लॉय काम करेंगे। तो हम ये बात, और एम्प्लॉय आते रहते हैं और जाते रहते हैं, तो इसका मतलब कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस नेचर का हो गया, डायनेमिक नेचर का। जब कोई चीज चलते फिरते रहता है तो उसको कहते हैं डायनेमिक, जब कोई चीज रुक जाता है तो उसको कहते हैं स्टैटिक। तो ये बातें तो क्लियर हो चुकी है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर किस नेचर का होना चाहिए, किस नेचर का होता है, डायनेमिक नेचर में, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉय आ रहे हैं और क्या हो रहा है, जा रहे हैं। या फिर आप इस तरीके से समझ लो कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे नए नए रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती है। घर में तो बनता नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में ही बनता है, तो मतलब वो बार बार कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है, तो उसी को हम कहते हैं क्या कि वो डायनेमिक नेचर का, कुछ ना कुछ उसमें क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है वो डायनेमिक नेचर का। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब वो प्रोडक्टिव ओरिएंटेड है। जितना ज्यादा डिटेल में आप ओबी को पढ़ोगे, स्टडी करोगे, उतनी ही आपके ऑर्गेनाइजेशन का, उस कंपनी, उस इंडस्ट्री का क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, इनहेंस होगा। तीसरा, एम्प्लॉय ओरिएंटेड भी है। जितना ज्यादा आप ओबी को पढ़ोगे, आप एम्प्लॉय की स्किल्स को जानने की कोशिश करोगे, उसके अंदर के जो हिडन जो टैलेंट है उसको जानने की कोशिश करोगे, उतना ही आपकी एम्प्लॉय की स्किल्स का डेवलपमेंट होगा। तो स्किल्स ओरिएंटेड होता है, प्रोडक्टिव ओरिएंटेड होता है, डायनेमिक नेचर का होता है। इस तरीके से आप समझ लो कि इसके ना मतलब बहुत सारे नेचर है। मैंने आपको बस बेसिक बेसिक 2-3 में बता रहा हूँ, आप बहुत सारे इसके नेचर और ओबी के हो सकते हैं। जैसे वो भी ग्लोबलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबली बहुत काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर रिटेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू ओबी के कारण ही हम एम्प्लॉय को क्या कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का एक सबसे इंपॉर्टेंट नेचर होता है, ये टीम पे वर्क करने की कोशिश करता है, टीम ओरिएंटेड इसका काम होता है, वर्क ओरिएंटेड वर्क काम होता है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं तो ये मानता हूँ कि बीबीए, बीसीए, बीकॉम, एमबीए, लगभग सारे प्रोफेशनल कोर्सेज में इसको पढ़ाया जाता है ओबी को। अगर ठीक तरीके से पढ़ाया जाए ओबी को, तो हम ना फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर से ही एक अच्छा एम्प्लॉय प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छा एम्प्लॉय हम बना सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है, ओबी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में, या फिर एम्प्लॉय के ग्रोथ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है, ये जो पार्ट 2 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं मॉडल्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, ओबी के मॉडल्स। ओबी का क्या है, मॉडल्स। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता है, ये किस मॉडल पे काम करता है, मॉडल कौन कौन से इसके। तो नंबर 1 मॉडल होता है ऑटोक्रेटिक। नंबर 1 मॉडल को हम क्या कहते हैं, ऑटोक्रेटिक। देखिए, वो मॉडल स्कीम जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑनर है, जो हायर अथॉरिटी जो है, वो एज ए किंग की तरह बिहेव करे, किंग मतलब राजा की तरह बिहेव करे, उसको क्या कहते हैं, ऑटोक्रेटिक मॉडल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। सबसे पहले पूछा जाएगा कि कितने तरीके के मॉडल्स होते हैं, आप बोलोगे 4, वैसे होता तो 5 है, एक सिस्टम भी है, लेकिन सिस्टम मॉडल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अभी लास्ट में इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे मेनली जो होते हैं वो 4 ही मॉडल होते हैं, ACCS, शॉर्टकट याद रखने का तरीका ACCS, क्या क्या याद रख सकते हो, ACCS, ACCS, ये आपका शॉर्टकट याद रख सकते हो, ACCS, ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। सबसे बड़ी बात, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर जो उसका ऑनर है, जो उसका हेड डिपार्टमेंट है, वो एक किंग की तरह काम करता है। तो आप देखते हो कि जो राजा होते हैं बेसिकली होते थे,
वो अपनी बात ही सिर्फ कहते थे, वो जो उनके एम्प्लॉय या फिर जो उनके वर्कर जो काम करते थे उनकी बात को बहुत ज़्यादा नहीं मानते थे। तो इस केस में क्या होता है, ऐसा पर्सन जो सारे डिसीजन को खुद लेता है और दूसरे के दिए गए आइडियाज को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देता, ध्यान में नहीं रखता, उसी को कहते हैं ऑटोक्रेटिक मॉडल। तो ऐसा बहुत सारा इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ऑटोक्रेटिक हिसाब किताब चलता है, जहाँ पे नॉर्मल एम्प्लॉय की बात को नहीं सुना जाता है, उनके आइडियाज को भी नहीं दिया जाता है, वो अपने हिसाब से वो काम कराने की कोशिश करते हैं। दूसरा होता है कस्टोडायल। कस्टोडायल थोड़ा सा इससे लिबरल होता है, इससे थोड़ा आसान होता है। देखिए कस्टोडायल नाम पर मतलब कस्टोडायल, आप इस ये जो वर्ड है कस्टोडायल, ये आया है कस्टडी से। कस्टडी मतलब होता है हथकड़ी। हम लोग क्या करते थे, हथकड़ी लगा देते थे, हथकड़ी लगाते थे कि नहीं, वही हथकड़ी से बना है कस्टोडायल। कस्टो मतलब कष्ट, आपको कस्टडी में लेने की बात कर रहा है। और देखिए हम किसी को कस्टडी में तभी ले सकते हैं जब हम उसको कुछ लालच दें। हम ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉय को कुछ लालच देंगे तभी उसको अपनी कस्टडी में, उसको अपने हथकड़ी में पहना के रख सकते हैं। हम डायरेक्ट किसी को कस्टडी में नहीं रख सकते, वो अपनी बात को सुनेगा भी नहीं। इसलिए इस वाले केस में क्या होता है कि हम उसको क्या करते हैं, कुछ फाइनेंस का हेल्प करते हैं, कुछ मनी पे हेल्प करते हैं, कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां क्या होती है, दिवाली के टाइम में खूब ज़्यादा बोनस देती हैं, कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती हैं, कुछ फ्रिज बेनिफिट देती हैं, कुछ अच्छा काम करने पे उनको फॉरेन टूर पे भेज देती हैं। कुछ डायमंड इंडस्ट्री तो इतने अच्छे होते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज से इतना खुश रहता है। खुश तो देखो कोई नहीं होता, बेसिकली बात ये है कि उनको वो प्रॉफिट करा के दे देता है। तो वो क्या करता है उस केस में, उसको क्या करने की कोशिश करता है कि किसी को कार गिफ्ट कर दिया, किसी को बाइक गिफ्ट कर दिया, किसी को कुछ सामान गिफ्ट कर दिया। तो इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड करके या फिर मनी को देकर, पैसे देकर या फाइनेंशियल हेल्प करके क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर देते हैं। फाइनेंशियल हेल्प करके आपको आप इसके लिए क्या करोगे, लॉयल हो जाओगे। आप इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, बहुत लॉयल हो जाओगे, ईमानदार हो जाओगे, ऑनेस्टी से काम करोगे। आपके अंदर मोटिवेशन फैक्टर्स जाग जाएगा कि भाई ये इस कंपनी ने मेरे को इतना फाइनेंशियल सपोर्ट किया, आर्थिक रूप से मदद किया, इकोनॉमिकली सपोर्ट किया, तो मैं इसके लिए बहुत काम करूंगा। तो ये भी बहुत अच्छा मॉडल होता है। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन आजकल इसी पे फोकस कर रहा है, पैसे वैसे देकर सारा काम करवा लेता है। अब बात करते हैं कॉलेजियल मॉडल। कॉलेजियल मॉडल में कस्टोडायल मॉडल का कोई रोल नहीं था। कॉलेजियल मॉडल जो आया है वो आया है कोलीग वर्ड से। कोलीग का मतलब होता है सहपाठी, साथ में काम करने वाले लोगों को, जो साथ में सहकर्मी होते हैं, जो साथ में काम करते हैं, उसी को कहते हैं कोलीग। और आप सबको पता है कि अगर हमारा साथ में काम करने वाला हमारा जो सहकर्मी है, जो हमारा दोस्त है, फ्रेंड है, कोलीग है, अगर वो सही तरीके से काम नहीं करेगा तो पूरा का पूरा वो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाएगा, मतलब आप काम बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो इसी केस में क्या है, कॉलेजियल बनाया गया। कॉलेजियल का मतलब है कि जो साथ में काम कर रहे लोग, कोलीग को ही कॉलेजियल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, टीम वर्क होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन कहता है, ये वाला जो मॉडल है ये कहता है कि हर एक वर्कर को, हर एक एम्प्लॉय को आपस में टीम वर्क की तरह काम करना चाहिए। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो आपस में टीम वर्क की तरह काम करे और एक दूसरे को सपोर्ट करे, एक दूसरे को पूरी तरीके से हेल्प करे, कोऑर्डिनेट भी करे और कोऑपरेट भी करे। देखिए कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन दोनों अलग टर्म्स हैं। मैं किसी दिन किसी अलग वीडियो में इसको बता दूंगा कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन ये ऐसा मॉडल है, देखिए मैं ज़्यादा नहीं खींच रहा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। मैं चाहता हूँ कि 10 से 12 मिनट में ही वीडियो आपको प्रिपेयर हो जाए। तो कॉलेजियल मॉडल वो मॉडल होता है जिसमें क्या करते हैं कि किसी भी एम्प्लॉय को क्या करने की कोशिश करते हैं, सपोर्ट करके रखने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट इन द सेंस कि वर्कर आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉलेजियल मॉडल करते हैं। देखो मैं एक सेकंड के लिए हट भी जा रहा हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस बोर्ड का, और आप पेपर में भी ऐसे बिल्कुल लिख देना। और सबसे लास्ट होता है सपोर्टिव। सपोर्टिव मॉडल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें क्या है, पैसा दिया गया, इसमें क्या किया गया, एक दूसरे को साथ में बैठ के काम करने को कहा गया, मतलब टीम वर्क में सपोर्ट करने की बात की गई। लेकिन ये जो सपोर्टिव मॉडल, इसमें ना तो पैसा दिया जा रहा है, ना तो इंसेंटिव मिल रहा है, ना तो वर्कर का कोई सपोर्ट मिल रहा है। ये जो है ये उस रिलेशन के बारे में बात कर रहा है जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में हो। तो ये रिलेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझते चलते हैं। वैसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एम्प्लॉयर मतलब जो बॉस है वो ऑटोक्रेटिक बिहेवियर नहीं कर रहा है, वो पैसे से बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर रहा है, वो टीम वर्क नहीं कर रहा है, बल्कि उस एम्प्लॉय को क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, उसको इंकरेज कर रहा है, उसको प्रोत्साहित कर रहा है कि तुम ये काम को कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, तुम इस काम को करो। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे ही मॉडल्स को कहते हैं सपोर्टिव मॉडल। मतलब उसको ना मोरली सपोर्ट कर रहा है। मोरली मतलब समझ सकते हैं आप कि मोरली उसको, इंटरनली उसको इतना सपोर्ट कर रहा है, उसको इंकरेज कर रहा है, उसको
बहुत ज्यादा इनकरेज एक तरीके से कर रहा है कि आप इस काम को करो। इस केस में क्या होता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। और एक बात समझिए, पैसा भी सब कुछ नहीं होता, हालांकि पैसा भी सब कुछ होता है, लेकिन बहुत जगह पे पैसा भी काम नहीं। अगर आपको कोई पैसा देकर गाली देना शुरू कर दे तो आप वहां पे काम नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पे क्या, पैसा तो नहीं दे रहा लेकिन सपोर्ट कर रहा है, मोरली सपोर्ट कर रहा है, हर तरीके से आपको सपोर्ट करने की यहाँ पे कोशिश, पैसे को छोड़ के बाकी हर तरीके से सपोर्ट कर रहा है। इसी को क्या कहते हैं, सपोर्टिव इन्वायरमेंट, सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मॉडल। एक और मॉडल होता है जिसको हम कहते हैं सिस्टम मॉडल। देखो यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो गया है, सिस्टम, ये अगर पेपर में कभी आ भी सकता है कभी नहीं भी आ सकता। सिस्टम मॉडल आप इस तरीके से थोड़ा सा समझ लो कि एक ऐसा मॉडल सिस्टम जहां पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉय और ये एम्प्लॉयर दोनों किसी खास ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, किसी खास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, दोनों का सेम गोल हो जाए, दोनों का सेम ऑब्जेक्टिव हो जाए। इधर एम्प्लॉयर इधर से एम्प्लॉय, और दोनों का ऑब्जेक्टिव कहाँ पे आके रुक जाए, किसी एक पॉइंट पे आके रुक जाए। उसी को क्या कहते हैं, सिस्टम मॉडल। मतलब अब देखो, राहुल सर काम कर रहे हैं किसी दूसरे डायरेक्शन में और राहुल सर के ऑनर काम कर रहे हैं किसी दूसरे डायरेक्शन में, तो ये दोनों डायरेक्शन अलग हो गया, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का कभी ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन राहुल सर और उनके ऑनर दोनों लोग साथ में आके काम कर रहे हैं, एक साथ एक पॉइंट पे काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक सी बात है वो टेम्पल बन जाएगा, और जहां टेम्पल बन जाता है वहां पे तो सब कुछ सही हो जाता है। तो ये पॉइंट पे आके दोनों का सोच मिलना चाहिए, ऑब्जेक्टिव मिलना चाहिए, नहीं तो काम, इसी को सिस्टम मॉडल कहते हैं। तो देखो होप सो कि आपको समझ में आ चुका होगा, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ऑटोक्रेटिक, कस्टोडायल, कॉलेजियल, सपोर्टिव मॉडल, ये चारों मॉडल आपको मैंने क्लियर कर दिया है। एक तरीके से यूनिट 1 भी आपको खत्म हो चुका है, आपके सामने सारे टर्म्स हो चुके हैं, नेचर हो चुका है, अपॉर्चुनिटी हो चुका है, ओबी का गोल्स हो चुके हैं, ओबी के मॉडल्स हो चुके हैं, इतना बहुत है, इनफ है, मोर देन इनफ है। अब जितने भी इधर एमबीए के स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, एमकॉम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने फ्रेंड्स में सर्कुलेट कर दो, आगे बढ़ा दो। और जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार ये पेपर में आता है, आप यहीं से देख के इसको समझ लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप सो कि वीडियो अच्छा लगा। ये सीरीज अब कंटिन्यू चलते चला जाएगा, पूरा ओबी जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये वीडियो चलते चला जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जिसको यूजीसी नेट के रिगार्डिंग इंक्वायरी करना है वो कमेंट करें। क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, ऑफलाइन तो मैं करा नहीं रहा, सिर्फ ऑनलाइन चल रहा है। आप ऑनलाइन क्लासेस को देखो, और जून 2024 के लिए अब रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, तो उसमें आप अपना इनरोलमेंट करा सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।